बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, इस हफ़्ते के लेक्चर्स के साथ हाजिर हैं। और इस हफ़्ते के लेक्चर्स का जो टॉपिक है वो पिछले ही टॉपिक्स ही को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स एंड प्रूफ थ्योरी। ठीक है, पिछले वीक के लेक्चर्स के अंदर हमने लॉज ऑफ लॉजिक वगैरह को पढ़ा था ताकि वो हमें एक वैलिड आर्गूमेंट बिल्ड करने में मदद दे सकें। और अब हम देखेंगे इनफैक्ट ये आर्गूमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो, आर्गूमेंट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एंड विद अ कंक्लूजन। ठीक है, हम कहते हैं जी ये अगर ऐसा है और फिर इस तरह की ये ऐसी चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, तो एट द एंड इसका कंक्लूजन ये है कि ये ऐसा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले बहुत सारे जो है स्टेटमेंट्स जो है वो पेश करते हैं, उन सारी स्टेटमेंट्स को प्रीमिसेस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड हम एक स्टेटमेंट में कंक्लूजन पेश करते हैं जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है कि बहुत सारी प्रीमिसेस होंगी, अगर एक से ज़ायद हैं तो जो भी हैं, और आखिर में एक जो है कंक्लूजन होता है जिसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। आप पहले अपने यानी ये एक मुकम्मल एक आर्गूमेंट कहलाता है। आर्गूमेंट के अंदर पहले आपके वो दलाइल होते हैं जिसको आप प्रीमिसेस कह रहे होते हैं, दैट में बी अप टू 1 to n या जितने भी हैं। और उसके बाद आर्गूमेंट का लास्ट पार्ट ये होता है कि उन्हीं प्रीमिसेस की बेस पे आप एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं। अच्छा, अब आपका ये आर्गूमेंट वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको तो बाद में देखा जाएगा कि ये वैलिड आर्गूमेंट क्या है और इनवैलिड आर्गूमेंट क्या है। ठीक है, किसी भी आर्गूमेंट का वैलिड होना या उसका इनवैलिड होना ये डिपेंड करता है कि क्या वो प्रॉपर रूल ऑफ इन्फरेंस के ज़रिए ऊपर वाले प्रीमिसेस से ये कंक्लूजन ड्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वो रूल ऑफ इन्फरेंस क्या हो सकते हैं, ये रूल ऑफ इन्फरेंस ये 8-9 रूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनमें पहला रूल है हमारे पास मोडस पोनेंस के नाम से। इसका मतलब है टू अफर्म, यानी अफर्मेशन बाय अफर्म। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट होती हैं सिर्फ। ठीक है, उनकी बेस पे आप एक तीसरी स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होती है, देखें, P implies Q। ठीक है, दूसरे अल्फाज में इफ़ P then Q एंड वी नो दैट P इज़ ट्रू, तो इसका मतलब Q विल आल्सो बी ट्रू, Q को भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, दैट विल बी द कंक्लूजन। और इसी तरह मोडस टोलेंस के अंदर क्या होता है कि P implies Q is if it is true means अगर P implies Q की कंडीशन ट्रू है और Q की कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब P की कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, इसको एग्जांपल के ज़रिए आगे ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी जो सिर्फ इसका एक आइडिया आपको लेना है कि ये है क्या। ठीक है, अच्छा, इन सबको इधर डिस्कस करने के बजाय इनकी एक एक एग्जांपल अगर हम कर लें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। साथ साथ बस ये देखते जाइएगा कि हर एक का नाम आपको याद होता जाए ताकि आपको आर्गूमेंट बिल्ड करने में कोई मसला ना हो। मोडस पोनेंस, इट इज़ अ मोड दैट अफर्म्स बाय अफर्मिंग। मिसाल के तौर पे हमने इधर लिखा था, देखें, यू अफर्म समथिंग आउट ऑफ सम कंडीशन। तो कंडीशन है P implies Q, जैसे कि इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन जुम्मा प्रेयर विल बी ऑफर्ड। तो ये इफ़ P देन Q है। ठीक है, और इसमें हमने अंडरस्टूड है कि जो फर्स्ट कंडीशन है P, वी अफर्म दिस। ठीक है, कि इट इज़ फ्राइडे। अब इन दोनों स्टेटमेंट की बेस पे क्या हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जुम्मा प्रेयर विल बी ऑफर्ड टुडे? यस। ठीक है, तो ऊपर वाली दो स्टेटमेंट की बेस पे अगर हम इस तरह का कोई रिज़ल्ट जो है वो इन्फर कर रहे हैं कि इट इज़ फ्राइडे एंड इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन जुम्मा प्रेयर विल बी ऑफर्ड, सो इट मीन्स व्हाट इज़ द कंक्लूजन दैट जुम्मा प्रेयर विल बी ऑफर्ड टुडे बिकॉज इट इज़ फ्राइडे एंड वी हैव अ रूल दैट इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन जुम्मा प्रेयर विल बी ऑफर्ड। तो ये चीज़ है कि इसीलिए इसको क्या किया, मोड दैट अफर्म्स बाय अफर्मिंग। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी इसको हमने अलग से अफर्म किया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। तो अब आपको उम्मीद है इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर P implies Q और P दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब
इट विल इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, क्यू। हम क्यू को एज अ कंसिक्वेंट जो है वो या कंक्लूजन के तौर पे इन्फर कर सकते हैं। इस तरह अगला है मोडस टोलेंस, मोड दैट डिनाइज बाय डिनाइंग। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि वी नो इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे, ठीक है, सपोज इट इज़ सैटरडे और वट एवर इट इज़। अब आपके पास स्टेटमेंट दो ही हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट और एक डिनाइल वाली स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन जुमा प्रेयर विल बी ऑफर्ड, ओके। लेकिन हमें पता है कि जुमा प्रेयर विल नॉट बी ऑफर्ड टुडे, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट फ्राइडे, सो इट डिनाइज बाय डिनाइंग। ठीक है, कंक्लूजन में फ्राइडे का होना डिनाई हो रहा है बाय द डिनायल ऑफ जुमा प्रेयर। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ फ्राइडे देन जुमा प्रेयर विल बी ऑफर्ड, इट इज़ अ जनरल रूल एंड वी नो दैट जुमा प्रेयर विल नॉट बी ऑफर्ड टुडे, सो इट ओनली मीन्स दैट इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है मोडस टोलेंस, मोड्स दैट डिनाइज बाय डिनायल। ठीक है, अच्छा अगला है जिसको हम चेन रूल भी कह सकते हैं, ट्रांजिटिविटी ऑफ इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं, चेन आर्गूमेंट भी इसको हम कहते हैं। और इसकी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है कि इफ़ P implies Q and Q implies R then it means that P implies R. It's very simple. ठीक है, कि if you lie it means you commit a sin, and if you commit a sin your heart will feel oppressed. तो आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ यू लाई योर हर्ट विल फील ऑप्रेस्ड। ठीक है, तो ये इन्फर इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। अगला है डिसजंक्टिव सैलोजिज्म, मोड दैट अफर्म्स बाय डिनाइंग। अच्छा, ये एक नई किस्म की चीज़ है। देखें पहले आप इसकी ये देख लीजिए। देखिए, इफ़ वी नो दैट ईदर P और Q इज़ ट्रू एंड देन वी नो दैट ओके P इज़ नॉट ट्रू, सो व्हाट डज इट मीन, डेफिनेटली Q विल बी ट्रू, क्योंकि P और Q के इस कंडीशन के ट्रू होने के लिए इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। और हमें जब पता चल गया कि नहीं फर्स्ट वाला तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड वाला ही ट्रू है, तो वी कैन राइट इट एज अ कंक्लूजन। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स कम टू क्लास ऑन टाइम और टीचर कम्स टू क्लास ऑन टाइम। भाई या तो बच्चे टाइम पे आते हैं या टीचर क्लास में टाइम पे आता है। लेकिन एक और स्टेटमेंट पता चली जी कि स्टूडेंट्स टाइम पे नहीं आए थे, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में से ज़ाहिर बात है कोई एक चीज़ तो सच्ची थी। ठीक है, और के अंदर यही होता है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन का ट्रू होना, कम से कम एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। और हमें पता चल गया उसमें से एक कंडीशन फॉल्स है, बिकॉज वी नो स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू द क्लास ऑन टाइम। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड कंडीशन थी दैट विल बिकम ट्रू ऑटोमेटिकली, द टीचर कम्स टू द क्लास ऑन टाइम एंड दैट विल बी अवर इन्फर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो वी डिनाई वन ऑफ द ऑपरेंड्स ऑफ और एंड वी अफर्म द अदर वन। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोड दैट अफर्म्स बाय डिनाइंग। अच्छा, अगले दो तीन रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, दैट इज़ एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वी नो दैट मुल्तान सुल्तान हैज़ अ मैच टुडे, सपोज देयर इज़ अ मैच। ठीक है ना, तो इट्स ट्रू। तो ट्रू, if it is true that Multan Sultan has a match today, so we can add many other in this list with or, whether they are true or false, because in or सिर्फ एक ट्रू होना ज़रूरी है और वो ऑलरेडी ट्रू है। अब इसके साथ जितने मर्जी फॉल्स भी ऐड कर लो और के साथ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी था, दैट बिकम्स एडिशन। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, और इसमें कोई इतनी जो है ना वो टेक्निकल और साइंटिफिक बात नहीं है इसमें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को देख लीजिए। इन सिंप्लीफिकेशन होता क्या है कि आप दो कंडीशन के दरमियान होता है एंड। फॉर एग्जाम्पल, मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स हैव अ मैच टुडे। अब दोनों का मैच है, कंडीशन इज ट्रू फॉर बोथ, लेकिन आप उनमें से किसी एक के बारे में भी कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान हैज़ अ मैच टुडे या कराची किंग हैज़ अ मैच टुडे।
तो वो फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि एंड के अंदर आपको पता है दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आप किसी एक को भी अलग से ट्रू कह दो तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड के अंदर तो यही होता है कि एंड वाली कंडीशन कंबाइनली ट्रू उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक उसके दोनों पार्ट्स ट्रू ना हो जाएं, तो आप किसी एक पार्ट को भी इंडिविजुअली ट्रू कह सकते हैं, तो दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। और कंजंक्शन बिल्कुल अपोजिट चीज़ है कि आपके पास दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं और दोनों ट्रू थी। फॉर एग्जांपल मुल्तान सुल्तान हैज़ अ मैच एंड कराची किंग्स हैज़ अ मैच, तो दोनों का मैच है, तो आप और दोनों कंडीशंस ट्रू हैं अलग अलग, तो आप इनको एंड की सूरत में भी लिख सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग हैव अ मैच टुडे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कंडीशन ही अलग अलग ट्रू थी, तो एंड में आप उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो दिस एंड कंडीशन कंबाइनली विल आल्सो बिकम ट्रू बिकॉज बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है। लास्ट रह गया रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपको पहले मैं समझा दूँ रेजोल्यूशन के अंदर है क्या, देखिए वी नो दैट ईदर पी और क्यू इज ट्रू, एनी वन ऑफ दीज हैज़ टू बी ट्रू। और एक और स्टेटमेंट हमें कहीं से पता चलती है कि नॉट ऑफ पी और कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है, लेकिन इन दोनों को अगर हम कंबाइनली देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये पी और इधर है नॉट ऑफ पी, तो इधर पी और क्यू इज ट्रू और एंड नॉट ऑफ पी और आर इज ट्रू। तो हम इससे रेजोल्यूशन ये बनाते हैं, इन्फर ये करते हैं कि P एंड नॉट P दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग, सो वी कैन राइट इट एज Q और R, ठीक है। तो इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, टुडे इज़ द फर्स्ट मैच ऑफ लाहौर कलंदर्स और टुडे इज़ द फर्स्ट मैच ऑफ कराची किंग्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक, कम से कम कोई एक स्टेटमेंट तो ट्रू है, या तो लाहौर कलंदर का आज पहला मैच है या कराची किंग का पहला मैच है। लेकिन एक और स्टेटमेंट पता चली कि या तो मुल्तान सुल्तान का पहला मैच है आज, या लाहौर कलंदर का आज पहला मैच नहीं है, तो ये बात कॉन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उसको ओमिट करके बाकी दो स्टेटमेंट जो रह गई हैं उनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। और है तो और में किसी एक कंडीशन का ट्रू होना भी काफ़ी होता है। तो टुडे इज़ द फर्स्ट मैच ऑफ मुल्तान सुल्तान और टुडे इज़ द फर्स्ट मैच ऑफ कराची किंग्स, वी कैन राइट इट दैट, ठीक है। अच्छा, ये तो थे सारे वैलिड आर्गूमेंट्स, ठीक है। यानी सॉरी, आर्गूमेंट को वैलिड बनाने के लिए जो रूल ऑफ इन्फरेंस हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कैसे इंश्योर होगा कि आपने जो आर्गूमेंट बनाया है, जिस आर्गूमेंट को आपने बिल्ड किया है, जिस अंदाज में आपने प्रीमिसेस को और फिर आखिर में कंक्लूजन को ड्रा किया है, दैट एज अ होल इज़ आल्सो वैलिड और नॉट। देखें, आपके पास जितने भी प्रीमिसेस हैं वो सब के सब अगर ट्रू हैं और उस सब के ट्रू होने के बाद उनका जो कंजंक्शन है, इफ़ दैट लीड्स टू द कंक्लूजन, देन इट मीन्स योर आर्गूमेंट वाज वैलिड। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अप टू n प्रीमिसेस थे तो वो सब के सब ट्रू हैं, एंड इफ़ यू कंबाइन देम ऑल टुगेदर विद द कंजंक्शन मीन्स एंड ऑपरेटर, ठीक है, और उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, जो कंक्लूजन आपने ड्रा किया था विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ इन्फरेंसेस, तो इट मीन्स इट्स अ टोटोलॉजी। मीन्स टोटोलॉजी का मतलब इट इज़ ट्रू, आपका जो आंसर था वो वैलिड था। और इनवैलिड होने के लिए इनमें से किसी एक का फॉल्स होना भी काफ़ी है, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द कंजंक्शन ऑफ प्रीमिसेस डज नॉट इम्प्लाई कंक्लूजन, ठीक है। तो अगर आपने अपने आर्गूमेंट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हैं उनमें से एक भी फॉल्स थी, तो याद रखिएगा आपका आर्गूमेंट जो है वो इनवैलिड होगा। तो आपके आर्गूमेंट के वैलिड होने के लिए आपके प्रीमिसेस सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, एक, और दूसरा उन सारे प्रीमिसेस का अगर आप कंजंक्शन ले लें तो आपके पास इम्प्लाइड फॉर्म में रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, जो आपका कंक्लूजन आपने ड्रा किया था वो इन्फर हो जाना चाहिए उन सब से, ठीक है। रूल ऑफ इन्फरेंस आपने पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ख्याल कीजिएगा कि मिसाल के तौर पे
आपको यहाँ पे मैंने आइडिया देना कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल रो। हमें ट्रुथ टेबल की सारी रोज़ को नहीं देखना होता, सिर्फ क्रिटिकल रोज़ को देखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल है कि शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड। वो आर्गूमेंट क्या है, उसके दो प्रेमिसेस हैं, P इम्प्लाइज Q एंड P। तो ये हमारे पास वही है, मोड दैट अफर्म्स बाय अफर्मिंग मोडस टोलेंस, ठीक है। और इसका रिजल्ट आता है हमारे पास Q। लेकिन अगर आप देखें, हमने कहा कि P इम्प्लाइज Q एंड P, तो इससे हमारा कंक्लूजन हो सकता है ड्रा दैट इज़ Q। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई ट्रुथ टेबल इसको डिनाई कर रहा है या अफर्म कर रहा है। तो हेयर इज़ कॉलम P, हेयर इज़ कॉलम Q, सारे कम्बिनेशन इसमें मौजूद हैं। एक हमें चाहिए कॉलम P इम्प्लाइज Q के लिए, जो यहाँ पे बन गया है, दूसरा चाहिए P के लिए, और तीसरा हमें चाहिए Q के लिए, ठीक है। ये चूँकि इनका रिजल्ट आना चाहिए। अब हमें इनको मैच करना है कि P इम्प्लाइज Q ये भी ट्रू हो और P भी ट्रू हो। हमने पहले कहा था कि आर्गूमेंट तभी वैलिड होगा जब ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q और P सिर्फ एक ही रो में ट्रू हैं, बाकी में ट्रू नहीं है, इसलिए हमने बाकी तीनों को देखना ही नहीं है, ये याद रखिएगा। हमें सिर्फ क्रिटिकल रोज को देखना है। हमने पहले ये कंडीशन लगाई है कि हमारा आर्गूमेंट वैलिड तभी होगा जब उसके दोनों प्रीमिसेस की वैल्यू ट्रू होगी, दोनों या तीनों, और यहाँ पे दो है तो इसलिए मैंने दो कहा, ठीक है। तो इन चारों कम्बिनेशन में से दोनों की वैल्यू ट्रू यहीं पे है, तो हम इसी को देखेंगे। इसके लिए अगर हमारे पास कंक्लूजन की वैल्यू दोनों प्रीमिसेस जहाँ पे ट्रू हैं उसके लिए अगर, यानी तो वो हमारे पास कराएगी क्रिटिकल रो। उसमें देखिएगा कि कंक्लूजन की वैल्यू भी अगर ट्रू है तो इसका मतलब आर्गूमेंट वैलिड है, अगर फॉल्स है तो इसका मतलब आर्गूमेंट वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ देखनी होती है, सारे सबको हम नहीं देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। टोटोलॉजी का सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करना ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सपोज एक और है, शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज इनवैलिड। तो P इम्प्लाइज Q एंड देन Q, सो इट इम्प्लाइज P। तो हम इसको देखते हैं अगेन, P इम्प्लाइज Q एंड Q, इसमें क्रिटिकल रोज आएंगी दो, क्योंकि प्रीमिसेस की वैल्यू दोनों जगह ट्रू इन दो हाईलाइटेड रोज के अंदर है, दूसरी पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ दोनों वैल्यूज ट्रू थी प्रीमिसेस की, कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, दैट इज ऑल राइट। यहाँ भी दोनों वैल्यूज ट्रू थी प्रीमिसेस की, कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ वैलिड रूल, दिस इज नॉट अ वैलिड आर्गूमेंट, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्रिटिकल रोज में भी जो कंक्लूजन था ये ट्रू होना चाहिए था। तो क्रिटिकल रो में अगर कंक्लूजन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास रिजल्ट दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, D इम्प्लाइज P एंड नॉट ऑफ D, सो इससे हम इन्फर कर सकते हैं नॉट ऑफ P। इसके देखिए यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल रो लास्ट टू हैं, क्योंकि इनमें दोनों प्रीमिसेस जो हैं D इम्प्लाइज P और नॉट ऑफ D, इनकी वैल्यू ट्रू है। लेकिन कंक्लूजन में एक जगह वैल्यू फॉल्स है, एक जगह ट्रू है, तो इसका मतलब ये एज अ होल इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आर्गूमेंट। इसको आप किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एज एन आर्गूमेंट के तौर पे पेश नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन नॉट बी इन्फर्ड, ठीक है। यहाँ गलती हुई है हमसे, ठीक है। अच्छा, कुछ अभी आपने देखा कि कुछ चीज़ें दिखने में तो बिल्कुल रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस की तरह लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो मुगालतों पे मबनी होते हैं, जिनको फैलेसिस कहते हैं, ठीक है। फैलेसिस कहते हैं मुगालते जो बज़ाहिर लगें कि ये भी एक आर्गूमेंट की सही किस्म हो सकती हैं, लेकिन होती नहीं है, ठीक है। और हमारे पास मुगालते की बड़ी दो किस्में हैं फैलेसिस की। एक है फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन और दूसरा डिनाइंग द हाइपोथेसिस। कैसे, देख लीजिएगा। इफ़ यू डू every problem in this book, then you will learn discrete mathematics, and you have learnt discrete mathematics. So does it mean that you did every problem in this book? It can be, but it is not, it will not be always true. ये हो सकता है कि आपने जो है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना सॉल्व की हों, लेकिन फिर भी आप डिस्क्रीट मैथ्स सीख चुके हो, आपने कुछ प्रॉब्लम छोड़ भी दी हो। इसका मतलब ये बज़ाहिर तो एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लग रही थी, बट इट वाज अ फैलेसी, ये मुगालता था, ठीक है।
तो इसको हम आर्गूमेंट के तौर पे पेश नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह फैलेसी ऑफ डिनाइंग द हाइपोथेसिस, इसी एग्जांपल को एक दूसरे अंदाज में देख लीजिए कि इफ़ यू डू एवरी प्रॉब्लम इन दिस बुक देन यू विल लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बट यू डिडंट डू एवरी प्रॉब्लम इन दिस बुक, इट मीन यू हैवंट डन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नो, इट मे हैपन, वो किसी और बुक से उसने कुछ अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया होगा, कहीं लेक्चर से देख लिया होगा, तो इट वाज नॉट द ओनली वे कि आप इस कंक्लूजन को ड्रा कर सकते हैं। तो बज़ाहिर दिखने में ये एक मुगालता था, ठीक है, लग रहा था कि ये भी एक वैलिड रूल ऑफ इन्फरेंस हो सकता है, लेकिन ये वैलिड रूल ऑफ इन्फरेंस नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ मोडस पोनेंस, व्हाट इज़ मोडस टोलेंस, hypothetical syllogism और disjunction syllogism, इस तरह addition, simplification, conjunction और resolution। अब हम इनको यूज़ करते हुए आर्गूमेंट्स बनाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई उन आर्गूमेंट से वो रिज़ल्ट साबित होते हैं जो हम चाह रहे थे कि नहीं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास एक कंडीशन है कि इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, ये प्रेमिसेस है हमारे पास, ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ़ इट इज़ सनी। तीसरी, इफ़ वी डू नॉट गो स्विमिंग देन वी विल टेक अ कैनो ट्रिप। एंड चौथी, इफ़ वी टेक अ कैनो ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट। कैनो कहते हैं ये एक 1 या 2 सीटर जो है मिनी बोट होती है, छोटी सी कश्ती होती है, ठीक है। इसको चप्पूओं की मदद से भी चलाया जा सकता है और उसके बगैर भी इसमें जो है रोक किया जा सकता है। तो ना ये चारों स्टेटमेंट्स लीड टू द कंक्लूजन वी विल बी होम बाय सनसेट। तो क्या वाकई ऐसा है? तो हमें इसको प्रूव करना है या इसको डिसप्रूव करना है कि ये एक आर्गूमेंट वैलिड है कि नहीं, ये आर्गूमेंट ट्रू है कि नहीं, इस तरीके के दलाइल से ये रिज़ल्ट कंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहला तो हमारा जो होता है प्रोसीजर, हम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला के इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, ये दो स्टेटमेंट अलग हैं। वी विल गो स्विमिंग और इट इज़ सनी तो पहले भी गुजर चुका था, इसको सेमी कलर से शो किया गया। तो वी डू नॉट गो स्विमिंग, ये भी पहले से हो चुका है। वी विल टेक अ कैनो ट्रिप, ये भी हो चुका है। एंड वी विल बी होम बाय सनसेट, ठीक है। कंक्लूजन है वी विल बी होम बाय सनसेट। तो क्या इन ऊपर वाली 4 कंबाइंड स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन वैलिडली तौर पे कंक्लूड हो सकता है, ड्रा हो सकता है, इन्फर हो सकता है कि नहीं? सो लेट अस सी। पहला स्टेप तो हो गया, वी हैव आइडेंटिफाइड द स्टेटमेंट्स। अब इनको हम कोई भी मुनासिब सा नाम दे के सिम्बल्स इसके बना लेंगे। इट इज़ नॉट सनी, इट मीन्स नॉट ऑफ एस एंड सी। सो नॉट ऑफ एस एंड सी मीन्स नॉट सनी एंड इट्स कोल्डर। और ये क्या हो जाएगा, वी विल गो स्विमिंग, सो डब्ल्यू फॉर स्विमिंग, ठीक है। उसकी वजह है कि सनी के लिए एस हो गया, ठीक है। तो ओनली इफ़ है, तो ओनली इफ़ के लिए हमने इसको इसका अप्रोप्रिएट सिंबल इम्प्लीकेशन का वो हमने लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको लिख दी। तो इन प्रीमिसेस और कंक्लूजन को हेडिंग के बजाय आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ जस्ट द सेम। अब आपके पास टोटल ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आपने इस रिज़ल्ट को हासिल करना है। तो हम देखें कि वाकई रूल ऑफ इन्फरेंसेस को या लॉज ऑफ लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए इन 4 स्टेटमेंट से आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट को, ठीक है। हमारे पास टोटल ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास नॉट ऑफ एस एंड सी। और देखें, जब भी 2 चीज़ों के दरमियान एंड ऑपरेशन होता है, इट मीन्स बोथ आर ट्रू, तो आप किसी एक को भी लिख सकते हैं। दैट वाज अ सिम्प्लिकेशन रूल, ठीक है। तो सिम्प्लिफिकेशन रूल की वजह से आप नॉट ऑफ एस को अलग से भी कंसिडर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रूल, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। और नॉट ऑफ एस आपके पास आ गया एज एन इंडिपेंडेंट रूल, और अब आप इसको अगर दूसरे वाले के साथ कंबाइन करें, ठीक है, नॉट ऑफ एस कंबाइंड विद W implies S, तो ये कौन सा रूल है? मोडस टोलेंस, ठीक है। तो इट डिनाइज बाय डिनाइंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस को हमने डिनाई किया तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो भी डिनाई हो जाएगी। तो इट मीन्स
देयर विल बी नो स्विमिंग, नॉट ऑफ डब्ल्यू। तो ये आपके पास नॉट ऑफ एस और नॉट ऑफ डब्ल्यू दो नए रूल्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक और रूल है आपके पास ये नॉट ऑफ डब्ल्यू एंड सी, नॉट ऑफ डब्ल्यू इम्प्लाइज सी, और अभी हमने एक रूल को इन्फर किया था नॉट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो नॉट ऑफ डब्ल्यू इज इन फैक्ट द सेम थिंग विच हैज़ बीन यूज एज अ कंडीशन हेयर। सो नॉट ऑफ डब्ल्यू ये सारी की सारी कंडीशन इस से मैच कर रही है, तो इट मीन्स बाय मोडस पोनेंस इफ कंडीशन कैन बी वेरीफाइड या कैन बी अफर्म्ड वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव इंडिपेंडेंटली, तो जो हाइपोथेसिस है दैट कैन बी इन्फर्ड। तो हाइपोथेसिस इज जस्ट सी, ठीक है। सी मीन्स गो फॉर द कैनो ट्रिप, ठीक है। तो सी कैन बी इन्फर्ड हेयर, तो सी को हमने इन्फर कर दिया। अब सी एक नए रूल की फॉर्म में है हमारे पास, और मोडस पोनेंस ही को इस्तेमाल करते हुए सी एंड सी इम्प्लाइज एच, तो हमारे पास दोबारा से सिर्फ एच एज कंक्लूजन इन्फर हो सकता है, ठीक है। तो आपने इन सब चार रूल्स को, और ये दो, और यहाँ पे एक तीन, ये जो सी वाला था, इसको इस्तेमाल करके आपने इन्फर कर दिया एट द एंड कि इन सब का कंबाइन रिजल्ट आपके पास सिंपल एच की फॉर्म में हो सकता है। एंड दैट वाज व्हाट एग्जैक्टली यू नीडेड। आपको यही चाहिए था कि विल वी बी होम बाय सनसेट और नॉट। यस, वी विल बी होम बाय सनसेट इफ ऑल दिस कंडीशंस, अगर इसको हम कैरी आउट कर लें, ठीक है ना। तो ये इस अंदाज से आप इसको देख सकते हैं कि आप जो है अपने रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस के ज़रिए किसी भी आर्गूमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो आर्गूमेंट या प्रूफ जो किसी ने किसी के लिए प्रपोज किया है वो ट्रू है या फॉल्स है, आर्गूमेंट आपका वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। उसमें वैलिडिटी है भी तो किस हद तक है, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आप उनकी गलतियां भी पहचान सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है इस तरह की, ताकि थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, तो उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दैट विल बी फॉर्मल प्रूफ्स और उनकी टाइप्स। अभी तो हम उसके लिए एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि व्हाट इज़ एन आर्गूमेंट। अच्छा, अब ये दो तीन और स्टेटमेंट हैं कि इफ़ यू सेंड मी एन ईमेल मैसेज देन आई विल फिनिश राइटिंग द प्रोग्राम, एंड इफ़ यू विल नॉट send me an email message then I will go to sleep early, and if I go to sleep early then I will wake up feeling refreshed. So if I do not finish writing the program then I will wake up feeling refreshed. That is the conclusion. So you have to show that these premises lead to the set conclusion. तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना आप पिछले लेक्चर्स में भी इसको देख चुके हैं, उसको सिंबलाइज करना भी आप देख चुके हैं। अब आपके पास बेसिकली तीन स्टेटमेंट्स हैं जिनकी बेस पे आपने चौथी स्टेटमेंट दैट इज़ द कंक्लूजन उसको इन्फर करना है और बताना है कि वाकई उन तीन के कंबाइन रिजल्ट से ये रिज़ल्ट जो है इन्फर किया जा सकता है, ठीक है। सो इट मीन्स इट इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट, ठीक है। इसके लिए हो सकता है आपको दरमियान में कुछ नई प्रीमिसेस को भी ऐड करना पड़े, इस्तेमाल करना पड़े, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें आपके पास टोटल स्टेटमेंट कितनी है, तीन। ई इम्प्लाइज एफ, नॉट ऑफ ई इम्प्लाइज एस, एंड एस इम्प्लाइज आर। और आपको प्रूव करना है कि नॉट ऑफ एफ इम्प्लाइज आर। तो ई इम्प्लाइज एफ का मतलब क्या होता है, वी ऑल्सो नो द इम्प्लीकेशन लॉ ऑफ लॉजिक दैट ई इम्प्लाइज एफ मीन्स नॉट ऑफ ई और एफ, तो इट इज़ जस्ट द सेम, ठीक है। और इस तरह नॉट ऑफ ई इम्प्लाइज एस, सो इम्प्लीकेशन लॉ के ज़रिए यू कैन राइट इट एज नॉट ऑफ ई और एस, और फिर डबल नेगेशन लॉ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम ई और एस। तो हमारे पास दो नए रूल्स बन जाएंगे दैट विल बिकम नॉट ऑफ ई एंड एफ एंड ई और एस। इट इज़ नॉट एंड, इट इज़ और, ठीक है ना। ये अब देखें यहाँ पे देखें दोनों के दरमियान और है, और एक जगह एक ही चीज़ का नेगेशन है और एक जगह उसकी अफर्मेशन है। सो दैट इज़ द रेजोल्यूशन। तो ये इन दोनों को छोड़कर हम एफ़ और एस को लिख लेंगे, ठीक है।
दैट विल बी द रेजोल्यूशन अभी हम पढ़ कर आए हैं पिछले स्लाइड्स के अंदर। तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल बन जाएगा एफ और एस। अच्छा, अब आप देखिए आपके पास एक और स्टेटमेंट बचती है एस इम्प्लाइज आर। तो एस इम्प्लाइज आर को आप इस तौर पे लिख सकते हैं कि नॉट ऑफ एस और दैट इज एम्प्लीकेशन लॉ। अब आपके पास आ जाएगा नॉट ऑफ एस और एफ और एस। तो ये आपके पास दोबारा रेजोल्यूशन से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर देखें तो आप एस और नॉट ऑफ एस को डिस्कार्ड करके सिर्फ एफ और के तौर पे लिख सकते हैं। अब ये एफ ऑफ और जो है इम्प्लीकेशन लॉ को अगर आप रिवर्स में इस्तेमाल करें तो आप आर को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो दैट विल बिकम नॉट ऑफ एफ इम्प्लाइज आर एंड दैट वाज व्हाट इन फैक्ट यू नीडेड। यही आपको चाहिए था, यही आपने इन्फर करना था। इसका मतलब कि जो एक्चुअली आपकी 3 स्टेटमेंट थी उनसे आपने 3-4 स्टेटमेंट और बनाकर इनको करा के वैलिड रूल्स के ज़रिए, वैलिड रूल्स ऑफ इन्फरेंस के ज़रिए अपनी तरफ से या किसी फैलेसिस को इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। रूल्स के तहत रहकर आपने काम किया है और आपने अपने रिजल्ट को डिराइव कर लिया एंड दैट इज़ योर एक्सपर्टीज़ हेयर। कि अगर आपने किसी आर्गूमेंट को चेक करना है तो ज़ाहिर बात है इसके लिए एफर्ट लगती है, इसके लिए थोड़ा सा सोच भी लगती है। यहाँ तो चूँकि मैंने सॉल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन जल्दी से गुजर रहे हैं, आपको ज़ाहिर बात है इनको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस पर खूब मेहनत चाहिए आपकी, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिए कि ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही चीज़ का सोल्यूशन यूनिक हो। आप एक ही प्रॉब्लम को कई अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं, बस लेकिन आपका अगर तरीका दुरुस्त है तो फिर आपको इसमें परेशान होने की चंदा ज़रूरत नहीं है कि आपका रिज़ल्ट किस मेथड से आया है, मेथड आपका दुरुस्त हो। मिसाल के तौर पे इसी लास्ट वाली एग्जांपल को हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे जो मे बी बाज़ लोगों को ये चीज़ ज़्यादा आसान लगे, बाज़ लोगों को पहले वाला मेथड ज़्यादा आसान लगे, लेकिन एज़ फार एज योर मेथड इज़ करेक्ट तो आपके ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता। आपके पास स्टेटमेंट है नॉट ऑफ ई एंड एस आर। तो बाय चेन रूल यू कैन से दैट इफ़ something implies another thing and that another thing implies a third thing, then this something can imply that third thing directly। तो इसको कहते हैं चेन रूल भी इसको कहते हैं, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म भी कहते हैं इसको। तो नॉट ऑफ ई इम्प्लाइज आर, ठीक है, ये हो गया। और अगर इसके ऊपर आप डबल नेगेशन लॉ इम्प्लीकेशन और डबल नेगेशन लॉ अप्लाई करें तो इट विल बिकम सिंपली ई और ठीक है। और ये जो आपके पास है अगली स्टेटमेंट ई एंड एफ, इसको आप लिख सकते हैं नॉट ऑफ ई एंड एफ। और ये जो आपने अभी स्टेटमेंट बनाई और ये यहाँ पे जो आपने बनाई थी ई एंड और तो इन दोनों को अगर आप देखें रेजोल्यूशन के ज़रिए नॉट ऑफ ई और ई दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के सिर्फ हम एफ और लिख सकते हैं। और जिसको बिल्कुल प्रीवियस मेथड से आप रिवर्स इम्प्लीकेशन लॉ के ज़रिए अपने जो है वो डिज़ायर्ड जो कंक्लूजन था आप उसको इन्फर कर सकते हैं। तो दैट इज़ मच सिंपल। तो एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, एक ही चीज़ के कई सोल्यूशन हो सकते हैं। बस आपका सोल्यूशन अगर सही रूल्स ऑफ इन्फरेंस की बेस पे है तो कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपने कोई फैलेसिस को इस्तेमाल ना किया हो, ठीक है, और उन चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल किया जो कि वैलिड रूल ऑफ इन्फरेंसेस बन सकते हैं, जो आपके पास वैलिड लॉज ऑफ लॉजिक हैं, सिर्फ उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास थे कुछ रूल्स जो कि सिंपल स्टेटमेंट्स के थे। आपके पास रूल ऑफ इन्फरेंसेस जो हैं ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के भी होते हैं। और क्वांटिफाइड का मतलब क्या होता है कि आप क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, लॉजिक की, कि ये प्रेडिकेट अपने डोमेन में सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है या एक वैल्यू के लिए ट्रू है या कितने के लिए ट्रू है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि आपके पास क्वांटिफायर 2 तरह के हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। उन्हीं की बेस पे आपके पास ये टोटल 4 किस्म के रूल्स बनते हैं इन्फरेंस के। पहला है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन और यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ठीक है, और इस तरह एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन और एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ चारों को और एग्जाम्पल के ज़रिए बहुत आसान हो जाएंगे हमारे पास। कि देखें, if P is true for all and C is a particular member of the domain, ठीक है, then P of C is also true, ठीक है। कि अगर
अगर एक स्टेटमेंट इन जनरल सारी डोमेन के लिए ट्रू है तो उस डोमेन के किसी एक एलिमेंट के लिए भी तो ट्रू होगी ना. दैट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है. मिसाल के तौर पे इफ़ देयर इज़ एन यूनिवर्सल स्टेटमेंट एंड ऑल वुमेन आर वाइज, सो इफ़ वी आर डिक्लेयरिंग दैट ऑल वुमेन आर वाइज, so we can say Lisa is wise because Lisa is also a woman. She belongs to the domain of all women, and if all women are wise, so Lisa is definitely wise. ठीक है. तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन. ठीक है. और इसका एक बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ है जो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन. वो क्या चीज़ है कि इफ़ P of x is true for some x, then there is at least one member C of this domain for which this is also true. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल some students have not attended all the classes. ठीक है. और अगर हमें कोई एक स्टूडेंट भी हम उसको मेंशन कर देते हैं कि मिस्टर ABC हैज़ नॉट अटेंडेड ऑल द क्लासेस, तो दिस कैन ऑल्सो बी इन्फर्ड, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, और वाकई उसने ये क्लास अटेंड ना की हो. तो ये रैंडमली नहीं होता, ये बड़ा स्पेसिफिक होता है. जाहिर बात है रैंडमली आप पूरी डोमेन से किसी एक एलिमेंट को उठाएंगे तो लाजमी नहीं कि उसने क्लास अटेंड ना की हो. अक्सर ने तो क्लास अटेंड की होगी, लेकिन यहाँ पे जो है मेंबर स्पेसिफिक है. वो स्पेसिफिक मेंबर है जिसने क्लास अटेंड नहीं की है. ठीक है. एक है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन. अगर आप किसी डोमेन के अंदर, ठीक है, कोई भी वैल्यू रैंडमली उठाएं और उसके लिए आंसर निकले ट्रू, तो इसका मतलब इन जनरल फॉर ऑल दिस वैल्यू इज़ ट्रू. फॉर एग्जांपल आपने देखा जी, हाँ लीज़ा हैज़ 2 आइज़, हाँ ठीक है. अगर कोई और एलिमेंट ले लें, ओ अली हैज़ 2 आइज़, ओ यस जी. किसी और को लिया, ओ जी इसकी भी 2 आइज़, अच्छा जी, फिर किसी और को लिया है. तो आपने देखा कि आप जो भी एलिमेंट उठाते हैं रैंडमली, हर एक की 2 ही आइज़ होती हैं. तो इसका मतलब कि ये जो ह्यूमन की डोमेन है, इन सब की 2 ही आइज़ होती हैं. तो आप एक जनरलाइज्ड रूल बना सकते हैं कि यस एवरी ह्यूमन हैज़ 2 आइज़, क्योंकि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन. ठीक है. तो आपने आर्बिट्ररीली कोई भी उठाया मेंबर, तो उसके 2 आइज़ ही थे. तो इसका मतलब यू कैन इन्फर दैट इन जनरल ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आइज़. ठीक है. इस तरह इससे मिलती जुलती एक चीज़ है एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन. ठीक है. इट इज़ द रिवर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन. वेन पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ C इज़ नोन, यानी देखें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए जी, कोई किसी एक के लिए वैल्यू ट्रू है. तो अगर हमें कोई एक बंदा भी ऐसा मिल गया जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एक ही काफ़ी होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन को ट्रू करने के लिए. ठीक है. मिसाल के तौर पे अली हैज़ पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. अली ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स पास किया. तो हम कह सकते हैं देयर इज़ फॉर सम एक्स वेयर एक्स इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ पास्ड दिस कोर्स. बस इन जनरल, हालांकि वो हमें सिर्फ एक बंदे के बारे में पता है. P of C मीन्स P of अली, इट मीन्स ही हैज़ पास्ड. लेकिन आप इन जनरल ये लिख सकते हैं कि फॉर सम एक्स P of x means at least one student has passed discrete mathematics because we already know that there is one student named Ali. So आप उसको जो है जनरलाइजेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो these are just simple rules, और इसमें कोई इतनी बड़ी टेक्निकल चीज़ नहीं है. इसको आप एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा सुनेंगे तो आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी. जब बाज़ दफ़ा चीज़ें पहली दफ़ा सुनने से वाज़ेह नहीं होती हैं, तो ख्याल करना बच्चों, इसको दूसरी दफ़ा सुन लो, 5 मिनट रिवाइंड करके वीडियो को, फिर तीसरी दफ़ा सुन लो, फिर समझ ना आए तो ग्रुप में डिस्कस करो. मैं इंशाअल्लाह आपको गाइड कर दूंगा जिस तरीके से भी हो सकेगा. ठीक है. अच्छा, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कंपोजिट रूल्स होते हैं. कंपोजिट रूल्स का मतलब ये कि 2-3 रूल्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे होते हैं. जैसे यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन और मोडस पोनेंस जो है, ये अक्सर इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उसको यूनिवर्सल मोडस पोनेंस कह देते हैं. मिसाल के तौर पे देखें, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि इन जनरल इफ़ पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स इज़ ट्रू, तो वो किसी एक इंस्टेंस के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि फॉर ऑल एक्स मीन्स फॉर ऑल
द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, एंड इफ ए इज़ वन एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन एक्स, तो उसके लिए भी ये होगा, ट्रू होगा, ठीक है। और हमें ये पता है कि पी ए इम्प्लाइज क्यू ए, ये आपके पास एक कंडीशन है जिसके अंदर इफ़ यू अफर्म द कंडीशन तो यू आर गोइंग टू अफर्म द हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मोड दैट अफर्म्स बाय अफर्मिंग, तो आप क्या कर रहे हो, मोडस पोनेंट्स को और यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन को इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हो। इकट्ठे कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आप इनको चेन रिएक्शन के ज़रिए जोड़ दोगे। तो चेन रिएक्शन के ज़रिए कैसे जोड़ोगे कि दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इस दरमियान वाले को ओमिट कर सकते हो। तो इफ़ यू हैव अ कंडीशन लाइक दिस, ठीक है, तो आप सिंपल इसके ज़रिए अपने एक रिज़ल्ट को डिराइव कर सकते हो। तो इन दो रूल्स को मिलाकर एक रूल बना दिया गया, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से एक मिलती जुलती चीज़ है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल मोडस टोलेंस। तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि बस यू डिनाई बाय डिनाइंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। तो उसके अंदर भी सेम यही चीज़ है, बाकी कोई इतनी बड़ी इसमें मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए इसको आप याद रखें, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं कि एज्यूम दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, if n is greater than 4 then n square is less than 2 power n. So this is a general rule, this is a general statement. और फिर हमने कहा कि आप एक ख़ास इंस्टेंस को प्रूव करें इसके लिए, क्योंकि देखें इसके अंदर क्या होता है कि एक जनरल रूल आपको दिया है और फिर एक ख़ास इंस्टेंस है, तो उसकी बेस पे आपने ख़ास इंस्टेंस का हुक्म लगाना, उसको इन्फर करना है। तो क्या आप ये कर सकेंगे कि नहीं, यही इसके अंदर जो है वो हमें करना है। तो यूज़ यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स टू शो दैट 100 स्क्वायर इज़ लेस दैन 2 पावर 100। सो लेट्स सी, प्रीमिसेस हमारे पास क्या है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 4 देन n स्क्वायर इज़ लेस दैन 2n। तो ये आपके पास सपोज इट इज़ px एंड दिस इज़ qx और वट एवर इट इज़, ठीक है। सो n स्क्वायर इज़ लेस दैन 2n, और कंक्लूजन आपने यही ड्रा करना है कि 100 स्क्वायर इज़ लेस दैन 2 पावर 100, ठीक है। और इतना हमें बताया हुआ है कि 100 इज़ ग्रेटर दैन 4, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू 100 उसने बताई हुई है और वी नो दैट 100 इज़ ग्रेटर दैन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि फॉर ऑल n, ठीक है, वी नो दैट इफ सम नंबर इज़ ग्रेटर दैन 4, ठीक है, देन n स्क्वायर इज़ लेस दैन 2n, दिस मीन्स। और आपको बताया हुआ है कि जो वैल्यू है जो ग्रेटर दैन 4 है दैट इज़ 100, तो g ऑफ 100, ठीक है। आपको प्रूव करना है l ऑफ 100। l ऑफ 100 मीन्स l ऑफ 100 का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 स्क्वायर इज़ लेस दैन 2 पावर 100, ठीक है। ये आपको करना है प्रूव, ये चीज़। तो देखिए यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तो आप ये जो इंस्टेंस था 100 का जो इस g के ऊपर अप्लाई हुआ था, ये इंस्टेंस इस हाइपोथेसिस के इंस्टेंस के तौर पे भी ट्रू होगा। सो इट मीन्स इफ़ इस दो को अगर आप सही मान रहे हैं तो आपको L100 को भी दुरुस्त मानना पड़ेगा। तो 100 स्क्वायर इज़ लेस दैन 2 पावर 100, दैट इज़ जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स। इसमें कुछ ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू जस्ट राइट दैट बाय यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स 100 स्क्वायर इज़ लेस दैन 2 पावर 100, क्योंकि इन दोनों का रिज़ल्ट यही आता है यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स से, ठीक है। रूल ही यही कहता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाती हैं इनसे चीज़ें बाज़ दफ़ा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल मोडस पोनेंट्स का रूल ये है कि इफ़ समथिंग इज़ अप्लाइड टू ऑल, ठीक है, और उसका एक इंस्टेंस ट्रू है, ठीक है, तो उसी इंस्टेंस के लिए जो हाइपोथेसिस है दैट विल आल्सो बी ट्रू, ठीक है। तो अगर एक जनरल रूल है आपके पास, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, और उसमें जो आपका जी कंडीशन थी, जो आपका एरो से पहले वाली कंडीशन होती है, वो अगर ट्रू है किसी ख़ास इंस्टेंस के लिए,
तो यूनिवर्सल मोडस पोनेंस मीन्स दैट इफ़ यू आर अफर्मिंग दिस थिंग देन यू हैव टू अफर्म द हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिनल यूनिवर्सल स्टेटमेंट विद द सेम इंस्टेंस, ठीक है, L100 के लिए। और एंड L100 मीन्स 100 स्क्वायर इज लेस देन 2 पावर 100, सो दैट इज ऑलरेडी प्रूफ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम प्रूफ की तरफ, क्योंकि आज का टॉपिक था हमारा आर्गूमेंट्स और प्रूफ थ्योरी। तो आर्गूमेंट क्या होता है ये तो आपने अच्छी तरह से देख लिया, बल्कि हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में से देख लिया, ऐसे लगता है जैसे मैथ्स दोबारा पढ़ रहे हैं। प्रूफ क्या होता है, देखिए, प्रूफ भी एक वैलिड आर्गूमेंट होता है, याद रखें। अगर आपने आर्गूमेंट पढ़ लिया तो इसका मतलब आपको समझ आ गई कि प्रूफ क्या होता है। तो प्रूफ इज एन आर्गूमेंट, इट्स जस्ट अ वैलिड आर्गूमेंट दैट एस्टेब्लिशेस द ट्रुथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ये प्रूफ जो है ये एज द प्रेमिस किस किस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है, द हाइपोथेसिस ऑफ अ थ्योरम, एक्सियम्स को इस्तेमाल कर सकता है, प्रीवियसली प्रूफ थ्योरम्स को इस्तेमाल कर सकता है, और एट द एंड जो स्टेटमेंट जिसको आपने प्रूफ करना है वो आप उसको साबित करते हैं कि हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इसकी कई किस्में हैं, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के हमारे पास होते हैं प्रूफ्स। फॉर्मल प्रूफ्स के अंदर ये होता है कि आप एक एक स्टेप लिख रहे होते हैं, एक वक्त में एक एक रूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर हर रूल को एक्सप्लिसिटली बता रहे होते हैं। इनफॉर्मल के अंदर ये होता है कि आप ये एक अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक कि भाई जो बंदा इस प्रूफ को पढ़ रहा है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो अगर मैं सारे स्टेप्स नहीं भी लिख रहा है, कुछ स्किप्स भी कर रहा हूँ, या एक ही वक्त में दो तीन स्टेप्स भी अगर मैं लेके आगे जा रहा हूँ, तो और हर रूल्स को मैं जो है एक्सप्लिसिटली लिख नहीं रहा हूँ, तो सामने वाले को पता चल रहा है कि मैंने क्या क्या रूल्स इस्तेमाल किए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे क्या डिमांड है और आप जो है वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। इनिशियली जब बच्चों को सिखाया जाता है तो हम उनसे फॉर्मल प्रूफ्स मांगते हैं, लेकिन जब बच्चों का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर उनसे हम फॉर्मल प्रूफ्स के बजाय इनफॉर्मल प्रूफ पे भी काम चला लेते हैं। तो अभी तो आपको ये समझना है कि आपको किसी भी चीज़ के फॉर्मल प्रूफ्स देने हैं, ठीक है। आपको हर स्टेप लिखना है, एक वक्त में एक रूल यूज़ करना है, ठीक है, और ये कि हर रूल को लिखना है कि ये आपने स्टेप पे कौन सा रूल इस्तेमाल किया, ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और टीचर को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ इसको चीज़ों की समझ आई है। फिर कुछ अरसे बाद आपकी जब प्रैक्टिस इस पर अच्छी खासी हो जाएगी तो टीचर को भी तसल्ली हो जाती है और आपको भी एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब मैं ये चीज़ें जो है ना समझता हूँ। अगर एक दो रूल्स मैं नहीं भी लिखूँगा तो मैंने डेफिनेटली उनको अप्लाई ज़रूर किया होगा। कुछ चीज़ें मैंने लिखने में स्किप की होंगी, लेकिन कैलकुलेशन में मैंने उनको स्किप नहीं किया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने कुछ चीज़ों के नाम लिए थे थ्योरम, एक्सियम्स और ये चीज़ें। तो ये होती क्या है? थ्योरम किसे कहते हैं? थ्योरम कहते हैं कज़िया कुल्लिया को। कज़िया कुल्लिया मतलब स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू यूनिवर्सली, अ जनरल प्रोपोजिशन, ठीक है, और जिसको आप साबित कर सकते हैं बाय चेन ऑफ रीजनिंग। थ्योरम खुद ऐसी चीज़ है जिसको साबित किया जाता है। तो थ्योरम्स आर प्रूव्ड, ठीक है, एंड वंस प्रूव्ड दे कैन बी यूज्ड टू प्रूव मोर थ्योरम्स, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रुथ established by means of accepted truths also called facts or results after being proved। और उसके बाद ये मज़ीद थ्योरम्स को या मज़ीद स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बस समझना ये है कि इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी ट्रू, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं लेमा। लेमा इज़ इनफैक्ट ये भी एक थ्योरम ही होता है, ठीक है, लेकिन ये वो लेस इम्पोर्टेंट थ्योरम होता है जो किसी बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इट्स एन इंटरमीडिएट थ्योरम दैट कैन बी यूज इन एन आर्गूमेंट और प्रूफ ऑफ अ बिग थ्योरम, ठीक है। और जब एक थ्योरम प्रूव हो जाता है तो उस थ्योरम के प्रूव हो जाने के बाद हमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जिसको हम corollaries कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ डायरेक्ट और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ थ्योरम, ठीक है, और इट इज़ अ प्रोपोजिशन दैट फॉलोज फ्रॉम वन ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। तो किसी थ्योरम के बाद अगर किसी और चीज़ को भी दुरुस्त मानना मंतकी तौर पे लाजिम आ जाए तो उसको corollaries कहते हैं, ठीक है।
एक चीज़ होती है कंजक्चर, फैलेसीज जो होते हैं ये हमारे कंजक्चर्स होते हैं अक्सर, और ये गलत भी हो सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें प्रूव नहीं होती, ठीक है। ये एक खाली तखमीने या अंदाजे होते हैं। इट्स एन ओपिनियन और कंक्लूजन फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कई तरह की भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी 3 मिसालें नीचे दी हुई हैं। दे कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल एविडेंस। ऐसा ही है जैसे कि आपने एक इलाके में 1000 लोग रहते हैं, लेकिन आपने उनमें से सिर्फ 5-6 लोगों से मिलकर एक राय कायम कर ली, तो आपका एक तखमीना, एक अंदाज़ा तो है, लेकिन इट्स जस्ट अ पार्शियल एविडेंस। इसको इस्तिक़राए नाक़िस भी कहते हैं। इस्तिक़राए नाक़िस या पार्शियल एविडेंस का मतलब ये है कि आपने अगर एक इलाके के लोगों के बारे में राय कायम करनी थी, तो आप कम से कम पॉपुलेशन का इतना हिस्सा तो स्टडी करते जो रिप्रेजेंट करता इस पॉपुलेशन को। आपने 1000 पॉपुलेशन की आबादी वाले इलाके में सिर्फ 5-6 लोगों को स्टडी किया, और आपने उसकी बेस पे जो है ना अपनी एक राय कायम कर ली। सो दैट इज़ नॉट गुड। सो इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर्म एन ओपिनियन और सपोजिशन अबाउट समथिंग ऑन द बेस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, सो दिस इज़ जस्ट अ कंजक्चर। इसको आप किसी चीज़ के प्रूफ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसकी बेस पे कोई इन्फरेंस मेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह ह्यूरिस्टिक आर्गूमेंट हो गया या इंट्यूशंस हो गई आपकी, भाई मेरा विजदान ये कहता है, मेरी एक्सपर्टीज़ ये कहती है कि ये ऐसा है, ठीक है। एक्सपर्टीज़ में बी हेल्पफुल, बट इसकी बेस पे आप एक मैथमेटिकल फैक्ट को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। unless or until your conjectures get proved by mathematical proofs, by arguments, by valid proofs, so these are just conjectures, ठीक है ना। it will become theorem if it is proved, otherwise it will be just a conjecture, और इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, ठीक है। एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रूव करने के लिए हमें दलील चाहिए, जैसा कि थ्योरम्स, इनको हम कहते हैं नज़री चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी मुसल्लमा चीज़ें हैं, जो उसूल बन चुकी हैं, जो बदीही चीज़ें हैं, जिनको प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे द सन इज़ हॉट, अब इसको साबित करने के लिए मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। दिन के वक्त में रोशनी होती है, रात के वक्त में अंधेरा होता है। ये ऐसी बदीही चीज़ें हैं कि दीज आर एज्यूम टू बी ट्रू, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेसिस ऑफ रीजनिंग डिस्कशन के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दीज आर सेल्फ एविडेंट। इनको मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो दे आर एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ और डिमॉन्स्ट्रेशन, दीज आर ऑलरेडी कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक है। तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रीमिसेस के तौर पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जिसका आपको पता होना ज़रूरी था। अब हम आ जाते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक्स की तरफ। वो आज के लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या हैं कि मेथड्स ऑफ प्रूफ। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं प्रूफ करने के, एक है डायरेक्ट प्रूफ और एक है इनडायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ के अंदर क्या होता है, वी हैव टू प्रूव दैट P implies Q, इफ़ P then Q is true, तो उसको हम उस तरीके से डील करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ें डायरेक्टली प्रूव करना मुश्किल होती हैं, तो हम उनको इनडायरेक्टली प्रूव करते हैं। इनडायरेक्टली प्रूव करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक है प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है कि योर कंक्लूजन बिकम्स योर कंडीशन एंड योर कंडीशन बिकम्स योर कंक्लूजन, लेकिन दोनों को नेगेटिव कर दिया जाता है। P implies Q becomes not of Q implies not of P and these are logically equivalent, जैसा कि हमने पिछले हफ्तों में इसको पढ़ा था कि a statement and यानी an implication and its contrapositive are logically equivalent। तो कभी कभी contrapositive को डील करना ज़्यादा आसान होता है नॉर्मल स्टेटमेंट की निस्बत, तो इस वजह से हम कॉन्ट्रापॉजिटिव को ही प्रूफ कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो आप किसी एक को भी अगर कर लेंगे प्रूफ, तो इट मीन्स यू हैव प्रूफ द ओरिजिनल थिंग, ठीक है। और कभी कभी होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि आप अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं P implies Q, और आप उसको डिनाई करते हैं कि नहीं जी हम नहीं मानते ऐसा होता है, तो आप उसका क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं।
तो आपकी इम्प्लीकेशन का नेगेटिव हो जाएगा P एंड नॉट Q। और फिर आप देखते हैं कि एक ही वक्त में आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव दोनों ट्रू हो रहे होंगे, तो जो आप कहेंगे ओह इसका मतलब कि मेरी सपोजिशन रॉन्ग थी क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते, तो दैट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जब आप अपने रिज़ल्ट को खुद ही डिनाई कर रहे होंगे, कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गए होंगे, तो आप लाजमी कहोगे जी ठीक है, जो असल वाली बात थी वही मानी जाएगी। हमने जो सपोज़ किया था कि ऐसा नहीं है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन ट्रू हो सकता है, हालांकि इसका कॉन्ट्रडिक्शन ट्रू नहीं है, इसका नेगेटिव ट्रू नहीं है, तो हमारी बात गलत है, ओरिजिनल स्टेटमेंट ही ट्रू है। तो इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें इन प्रूफ्स को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आप रेफ़र किस तरह करेंगे प्रूफ्स के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स को, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक नंबर है इवन n, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? यू विल रिप्रेजेंट एज 2 मल्टीप्लाई बाय k, बिकॉज इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है। सो इट मीन्स 2 इट्स अ मस्ट दैट 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। और ऑड क्या होगा कि किसी भी इवन नंबर में 1 प्लस या 1 माइनस करने से आपके पास जो नंबर आता है दैट विल बी ऑड नंबर। तो यही यहाँ पे स्लाइड के अंदर बताया गया है, ठीक है। इसी तरह हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ नंबर दैट इज़ प्राइम, ठीक है। तो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखें, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। तो एन इंटीजर n इज़ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ 2 फैक्टर्स एंड वन ऑफ देम इज़ 1, ठीक है। तो अगर एक नंबर के 2 ही फैक्टर्स हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब दैट इज़ अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को आप इस तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहाँ इससे पहले बात की थी इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर वो है कि जिसका 2 एक फैक्टर हो। तो अगर आपने किसी और नंबर के लिए कोई देखना है, मिसाल के तौर पर वेदर 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, और एनी नंबर d इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो आप उसको d इंटू k के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू k के बजाय। सो दैट इज़ जस्ट सिंपल, ठीक है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको पता है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं कि जिस को a बाई फी, यानी जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकें कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दीज आर जस्ट बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रूफ की तरफ। डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है? इन ऑर्डर टू डायरेक्टली प्रूव अ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ p देन q मीन्स p implies q, तो इट इज़ सफिशिएंट टू कंसिडर द सिचुएशन इन विच द स्टेटमेंट p इज़ ट्रू। क्योंकि देखें, हमने पहले बात की थी कि अगर p ट्रू ही नहीं है तो आप चेक किसको कर रहे हैं? कंडीशन ही ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर एक बंदे को मौका ही नहीं मिला तो आप उससे हिसाब किताब किस चीज़ का लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को तो देखना नहीं है, जहाँ p फॉल्स है उसको देखना नहीं है। असल चीज़ है जहाँ p ट्रू है, तो उन सूरतों में आप देखेंगे कि अगर p ट्रू है तो फिर देखा जाएगा कि q की क्या वैल्यू है, ट्रू है या फॉल्स है, उसी बेस पे p इम्प्लाइज q की वैल्यू का फैसला होता है, ठीक है। देखते हैं, तो ये इनका प्रूफ बड़ा सिंपल सा होता है। सपोज प्रूव दैट द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज़ इवन। तो डायरेक्ट प्रूफ है हमारे पास कि लेट m एंड n बी 2 ऑड इंटीजर्स, ठीक है। और ऑड इंटीजर्स की डेफिनेशन के मुताबिक, फॉर एग्जांपल m इज़ एन ऑड इंटीजर, सो इट मीन्स कि ये किसी भी इवन नंबर में 1 प्लस करने से आएगा, तो दैट इवन नंबर इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। सो इट मीन्स जो भी इसका आंसर आएगा दैट विल बी एन ऑड नंबर। और एक दूसरा ऑड नंबर है दैट विल बी 2 इंटू l प्लस 1। तो ये दोनों ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि ये किसी नंबर के 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी इवन होने के बाद 1 प्लस करने से आ रहे हैं, एंड 1 प्लस इवन इज़ ऑलवेज ऑड। तो ये दोनों नंबर्स ऑड, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन। तो लेट सम बोथ ऑफ दीज, m प्लस n विल बिकम 2k प्लस 1 प्लस 2l प्लस 1, so it will become 2k plus 2l plus 2. If we will take 2 common,
तो ये क्या हो जाएगा k प्लस l प्लस 1. सो व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, दिस एनीथिंग सपोज दिस इज r, और इसको वैसे भी आप देख सकते हैं, इट मीन इट इज इवन. सो द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन एंड दैट इज व्हाट वी वर गोइंग टू प्रूव. ये हमने इसको कर लिया प्रूफ. ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था हमारे पास. ठीक है, एक और बड़ा सिंपल सा प्रूफ है कि प्रूव दैट इफ n इज एनी इवन इंटीजर then -1 to the power n is equal to 1. Now n is any even integer, and n if n is any even integer, it means इसके फैक्टर्स में से एक 2 होगा, तो it means n is 2 multiply by some number, whatever that number is, we are not concerned. ठीक है ना. so -1 to the power n is equal to -1 to the power 2 power k, sorry 2k. ठीक है. now अगर आप ये इसको स्प्लिट कर दें तो -1 to the power 2 will become just 1. ठीक है, power will become positive, so 1 power k is 1. so that is what you have to prove. -1 to the power n is equal to 1. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ था ये. ठीक है. now there is another example. prove that the product of an even integer and an odd integer is even. now you already know how to represent an even integer and how to represent an odd integer. ठीक है, तो suppose m is an even integer and you can write it as m is equal to 2 into k, where k is any number multiplied by 2. so if you represent any number in a form of multiple of 2, it means you have represented it as an even number. ठीक है, and there is an odd number, so n is equal to 12 plus 1, because any number which is 1 greater than an even number, it is an odd number. now if you multiply both of these, m into n, so you see what will you get? 2 into k into 2l plus 1. now whenever you multiply 2 with anything, whether it is a compound number k into 2l plus 1, or if you represent it by r or whatever it is, but 2 is a factor, so it becomes an even number, and that is what you have to prove, that the answer is even, and that is proved. ठीक है. अच्छा, इन एग्जांपल से मैं थोड़ा जल्दी गो थ्रू हो रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल आपकी डिस्क्रीट मैथ्स में भी गुजरी होंगी, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा. जैसे कि क्वेश्चन आए तो वीडियो रोक के इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर लेना. ठीक है, उससे ये हो जाएगा कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप की बेसिक कितनी मजबूत रही है और कितना कुछ आपको ये चीज़ें याद हैं और कितने कुछ आपकी जो है ये प्रैक्टिस के अंदर हैं. ठीक है, और फिर आप इसको देख लीजिएगा कि जो सॉल्यूशन स्लाइड्स के अंदर हुए हैं, क्या यही सॉल्यूशन आपका भी था या नहीं, या इससे मिलता जुलता था क्या नहीं. हो सकता है आपका सॉल्यूशन इससे मिलता जुलता हो तो, और वो ठीक भी हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं एक ही अप्रोच आपने फॉलो की हो जो मैंने फॉलो की हुई है. ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. लेकिन एक क्वेश्चन को खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. ठीक है, खाली देख के समझना इसमें बंदे की इतनी इस्तेदाद नहीं बनती जितनी खुद करके इस्तेदाद बनती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज इवन. ठीक है, तो सपोज n इज एन इवन इंटीजर, देन n इज इक्वल टू 2 इंटू के. तो स्क्वायर ऑफ n मीन्स n स्क्वायर और 2k होल स्क्वायर, दैट विल बिकम 4k स्क्वायर. और आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 पावर k स्क्वायर. सो वेन एवर देर इज अ फैक्टर 2, you leave the rest. You can say that suppose p is equal to 2k power 2, so that is in fact not compulsory. इसी स्टेप के बाद आप इसको लिख सकते हैं, hence proved, because anything that is a multiple of 2 is even number. बस. ठीक है. Now there is another question, prove that if n is odd then n cube plus n is even. So आसान सा ये भी बिल्कुल. if n is odd means n is 2k plus 1. ठीक है, so n cube plus n means n into n square plus 1. if you take common that will become easy, otherwise it will be difficult if you calculate the cube of 2k plus 1. तो ये ज़्यादा आसान रह जाएगा. ठीक है. now this is n and this is n square, this is plus 1. now solving this 2k plus 1 whole square, so you see you can add, if you can add it 1 plus 1 2, and if you can take the common out, that will be 2. so if 2 is a factor, so anything multiplied by 2, it means this is an even, and that is what
you are going to prove that this is even. So very easy question, ठीक है. तो ये क्वेश्चन देखिए मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन ये आपको आगे चल के हेल्प करेंगे इनकी अंडरस्टैंडिंग और इनकी जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी, ताकि आप अपने थ्योरम्स को, अपने एल्गोरिथम्स को की करेक्टनेस को साबित कर सकें, ठीक है. नहीं तो आप जितने मर्जी इनपुट इंस्टेंसेस पे चेक कर लें, अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है अपने एल्गोरिथम के बारे में कि वो करेक्ट है कि नहीं, तो वो बेकार है, क्योंकि आप सारे के सारे इनपुट को टेस्ट नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल कि वो इनपुट बहुत फाइनाइट है, ठीक है. अच्छा, नाउ प्रूव दैट इफ द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज इवन देन सो इज देयर डिफरेंस. तो अगेन नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम. आपके पास दो नंबर्स हैं m और n, जिनका सम आपके पास इवन है. इट मीन्स m प्लस n इज़ 2k इज़ इवन, ठीक है. अब अगर आप m की वैल्यू को यहाँ से देखें तो इट विल बिकम 2k माइनस n. तो नाउ दोनों साइड्स पे आप n को माइनस कर लीजिए, ठीक है. तो आपके पास m माइनस n की वैल्यू आ जाएगी. तो माइनस n विल बिकम माइनस 2n, 2 विल बिकम कॉमन, सो इट मीन दिस विल बी इवन. सो इफ इट्स एडिशन इज इवन, इट्स माइनस या द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है. तो ये आसान था बिल्कुल ये भी. There's another practice question. Prove that the sum of any two rational numbers is rational. Now, suppose R and S are two rational numbers. Then, by definition of rational number, a rational number can be represented in the form of A by B. ठीक है, mean in the form of a fraction where denominator in B and D must not be 0. Now, if you add both of these R plus S, so you can add A plus B and C plus D. You have to prove that this is also a rational number, ठीक है. तो taking LCM and solving it, you will get AD plus BC and BD. Now you know that B or D both are not equal to 0, so their multiplication will also be not equal to 0. So it means you और आपको पता है कि कोई भी दो नंबर हों, आप उनको मल्टीप्लाई या ऐड कर लो, ठीक है. So that will स्टिल बी इंटीजर्स. तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लो एक दूसरे के साथ, तो वो स्टिल इंटीजर्स ही रहते हैं, ठीक है. तो ये दोनों हैं तो इंटीजर, और चूँकि बी और डी में से कोई भी ज़ीरो नहीं था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर में ज़ीरो भी नहीं आएगा, ठीक है. तो इसका मतलब कि ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो हेंस प्रूव्ड. Now, given two distinct rational numbers R and S, sorry, here R is less than S, prove that there is a rational number X such that R is less than X is less than S. ठीक है, कि दो रैशनल नंबर हैं जिनमें R स्मॉलर है, S ग्रेटर है, तो इनके दरमियान में भी एक रैशनल नंबर हो सकता है जो कि R से बड़ा और S से छोटा हो सकता है. तो ये तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है. R इज़ लेस देन S, सो इफ़ यू ऐड R टू बोथ साइड्स, ठीक है, दैट विल बिकम 2R इज़ लेस देन R प्लस S. और फिर 2 को दोनों साइड पे अगर आप करेंगे डिवाइड, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा R प्लस S डिवाइड बाई 2, दैट विल बी ग्रेटर देन R. और अगर आप सेम फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ दोनों साइड पे S प्लस करें, तो आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा R प्लस S डिवाइड बाई 2, दैट विल बी लेस देन S. तो इन दोनों को कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ नंबर R प्लस S डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इन फैक्ट ग्रेटर देन R एंड लेस देन S. इट मीन्स इट इज़ इन बिटवीन R एंड S, ठीक है. तो और चूँकि ये रैशनल नंबर इसलिए है कि नीचे 2 है, तो 2 इज़ नॉट 0. सो अनटिल और अनलेस ये 0 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये रैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है. नाउ लास्ट एग्जांपल, वन ऑफ द लास्ट एग्जांपल्स, कि प्रूव दैट सम ऑफ एनी 3 consecutive integers is divisible by 3.
तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम डिविजिबल बाय 3. सपोज फर्स्ट इज n, द सेकंड विल बी n प्लस 1, द थर्ड विल बी n प्लस 2. तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो इट विल बिकम 3n प्लस 3. इफ यू विल टेक कॉमन, सो इट विल बिकम 3 इंटू n प्लस 1. सो इफ 3 इज अ फैक्टर इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3. तो आपको मज़ीद कुछ इसमें सपोज करने की ज़रूरत भी नहीं है. इट इज़ वेरी ईजी. नाउ this can be a bit tricky. Prove the statement there are real numbers a and b such that a plus b is equal to under root a plus under root b. देखो वो ये नहीं कह रहा है कि it is true for all real numbers. कहता है there are some this. देखो क्वांटिफिकेशन कौन सी हो रही है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. कि किसी एक कंडीशन के लिए भी अगर ये ट्रू है तो बस उसके लिए साबित करना है. ठीक है. ही इज़ नॉट टेलिंग यू कि इसके अंदर यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन इस्तेमाल करें. देयर आर रियल नंबर्स मीन देयर इज एटलीस्ट वन सच रियल नंबर या वन पेयर ऑफ रियल नंबर ए एंड बी फॉर विच दिस कंडीशन कैन बी ट्रू. और यही आपको करना है प्रूफ. सबके लिए ट्रू होना ज़रूरी भी नहीं है. तो सपोज दीज आर इक्वल. ठीक है. एंड इफ़ यू स्क्वायर बोथ साइड सो इट विल बिकम a plus b is equal to a plus b plus 2 into under root a and under root b. ठीक है. सो दोनों साइड्स पे a प्लस b मौजूद था तो वो कैंसिल हो सकता है. इसके अलावा 2 अगर दोनों साइड पे डिवाइड हो जाए तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बिकम 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी. और अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें तो इट विल बिकम 0 इज इक्वल टू ए बी. तो ए बी का प्रोडक्ट ज़ीरो उसी वक्त हो सकता है कि जब ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो या दोनों ज़ीरो. तो इधर ए इज़ ज़ीरो और इधर बी इज़ ज़ीरो. तो आप इसको चेक कर सकते हैं इस कंडीशन के मुताबिक. सपोज ए इज़ ज़ीरो एंड बी इज़ 3. तो राइट हैंड साइड इज़ ए प्लस बी अंडर रूट यानी होल अंडर रूट. तो इट विल बिकम अंडर रूट 3. और अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर देखें अंडर रूट 0 प्लस अंडर रूट 3 इट विल बिकम अंडर रूट 3. सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि जहाँ पर कोई भी एक इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ आर 0 तो उस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी. ठीक है. बट इट विल नॉट बी ट्रू फॉर ऑल. दिस इज़ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. ठीक है. और ये इसकी डोमेन क्या होगी? वो वैल्यूज़ a और b की जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ 0. ठीक है. उस सूरत में ये ट्रू हो जाएगा. अच्छा, अगला जो टॉपिक है दैट इज़ प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन. ठीक है. कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर क्या होता है? देखो हमने पहले बात की थी कि एनी इम्प्लीकेशन एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. So we know that a condition statement and its contrapositive are logically equivalent. So if we show that the contrapositive is true then the original statement will also be true. ठीक है. हम किसी भी स्टेटमेंट का contrapositive बिल्ड करते हैं और उसको हम डायरेक्टली प्रूव करते हैं. ठीक है. तो ये ऐसा इनडायरेक्ट प्रूव है जिसमें हम contrapositive को डायरेक्टली प्रूव करते हैं. ठीक है. बस ये आप समझ लें. सपोज हमने कहा कि प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स n इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन. तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? हमारे पास कॉन्ट्रापोजिटिव हमारे पास ये होगा कि इफ n इज ऑड देन n स्क्वायर इज आल्सो ऑड. ठीक है. तो हमने अगर इसको प्रूव कर लिया तो इसका मतलब हमने एक्चुअल स्टेटमेंट को प्रूव कर लिया. ठीक है. तो सपोज n इज़ ऑड, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1. तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये भी हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है बिकॉज इज 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज इवन प्लस 1. सो एनी नंबर दैट इज 1 ग्रेटर दैन एन इवन नंबर इज एन ऑड. सो n स्क्वायर इज ऑड. So contrapositive is proved. So if contrapositive is proved, it means the original statement is also proved because both are logically equivalent. ठीक है. अगली स्टेटमेंट देख लें. prove that if 3n plus 2 is odd then n is odd. तो इसका contrapositive क्या होगा? if n is even then 3n plus 2 is also even. ठीक है. if n is even then 3n plus 2 is even. So suppose if n is even, so n is 2k. ठीक है. तो 3n plus 2 means
3 into 2k plus 2. So if you take 2 common from both of these, it will become 2 into 3k plus 1. So it means it is to multiply by something, that something may be represented by r, or you can even skip this step. So इसका मतलब ये भी even है. तो if n is even, then 3n plus 2 is even. That is what we have proved, and that was in fact the proof of contrapositive. If you will prove the contrapositive, it is logically equivalent to the original implication. So no need to prove the original implication. उसको अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. उसका contrapositive प्रूव हो गया तो वो भी प्रूव हो गया. ठीक है, because both are logically equivalent. Now prove that if n is an integer and n cube plus 5 is odd, then n is even. Contrapositive इसका क्या होगा कि if n is odd, then n3 plus 5 is also odd. Now as n is odd, then n square is also odd, क्योंकि दो odd numbers का product हमेशा odd होता है. तो n क्यूब भी odd होगा, क्यों? n स्क्वायर odd है, n odd है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब, ये भी odd होगा. अब अगर n क्यूब odd है, इसके अंदर अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो 5 भी odd नंबर है. odd और odd को अगर आप ऐड करें तो आंसर हमेशा इवन आता है, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव कि n क्यूब प्लस 5 इवन है. Thus we have proved that if n is odd, then n cube plus 5 is even. So since this is the contrapositive of the given conditional statement, so the given statement is true. ठीक है, देखिए ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. थोड़ा सा यूज टू होने की बात है इनसे, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला. प्रूव दैट. अच्छा, ये आज का लेक्चर चूँकि प्योर मैथमेटिकल बेस पे है, तो आपको इसको हो सकता है दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा सुनना पड़े. ठीक है, तो इसको दूसरी तीसरी दफ़ा सुन लेना भाई. ठीक है, ये ना हो कि ये थोड़ा सा बोझ हो जाए आपके ऊपर कि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो गया. ये टॉपिक थोड़े से रफ होते हैं, लेकिन इसको दूसरी तीसरी दफ़ा सुनने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो प्रूव दैट इफ़ n स्क्वायर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25, देन n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा कि if n is divisible by 5, then n squared is divisible by 25. So if n is divisible by 5, so it means 5 is one of its factors, so n is equal to 5 into k. तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे n स्क्वायर, so that will become 25k square. So if 25 is a factor, it means n square is divisible by 25. तो देखिए कॉन्ट्रापॉजिटिव के ज़रिए ओरिजिनल स्टेटमेंट जिसको प्रूव करना इसके बगैर कितना मुश्किल था, कॉन्ट्रापॉजिटिव के ज़रिए कितना आसान हो गया. ठीक है, एक और स्टेटमेंट देख लीजिए कि फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, इफ़ सम ऑफ बोथ इज़ इवन एंड m एंड n आर बोथ इवन और दे आर बोथ ऑड. ठीक है, अब देखें इसको पहले समझिए. कहते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, इफ़ m प्लस n इज़ इवन, कि अगर कोई भी दो ऐसे इंटीजर्स जिनको ऐड करने से हमें इवन नंबर मिलता है, तो इसका मतलब कि या तो वो दोनों नंबर्स ऑड थे या दोनों नंबर इवन थे. ऐसा नहीं है कि उनमें से एक ऑड और एक इवन था. ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा कि फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, इफ़ m एंड n आर नॉट बोथ इवन एंड m एंड n आर नॉट बोथ ऑड, देन m प्लस n इज़ नॉट इवन. या दूसरे अल्फाज में अब ये कह लें कि अगर एक इवन और एक ऑड हो तो m प्लस n हमेशा ऑड ही होगा. हमने कहा जी ठीक है, एक इवन 2p, दूसरा ऑड 2q प्लस 1, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास ऑड आना चाहिए. अगर ये आ गया तो इसका मतलब हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट प्रूफ हो गई. तो 2p हमारे पास, इसको ऐड करेंगे 2q प्लस 1 के साथ, इनमें दो में अंदर से दो कॉमन निकल आया, तो 2 इंटू p प्लस q, दिस इज़ एन इवन नंबर, प्लस 1 ऑड, तो इट मीन्स इट्स एन ऑड, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव कि अगर दो नंबर ऐसे हों जिनमें एक इवन और एक ऑड हो तो उनका एडिशन हमेशा ऑड आएगा, और वो ऑड ही आ गया हमारे पास. ठीक है, तो आसान सा. अब आ जाती है हमारे पास आज का आखिरी टॉपिक, और ये 4-5 स्लाइड्स ही रह गई हैं बस आज के लेक्चर में. ठीक है, दैट इज़ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. हम इस प्रूफ के ऊपर ज़्यादा देर असल में इसको आज ही फिनिश इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये टॉपिक आपने मैथ्स में पहले से पढ़े हुए हैं, ये रिवाइज सिर्फ इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि थोड़े से जहन में आ जाएं आपके. ठीक है, तो इसके ऊपर हम इस वीक से आगे नहीं जाना चाह रहा था मैं, इसीलिए मैं आज के वीक में ही इसको जो है ना कंक्लूड कर रहा हूँ इस टॉपिक को. ठीक है, देखो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर होता क्या है
देखो ओरिजिनल स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट ऑफ P इम्प्लाइज Q, मीन्स अगर आप इम्प्लीकेशन ला अप्लाई करें तो नॉट ऑफ P और Q, और फिर डिमार्गन ला अप्लाई करें और फिर डबल नेगेशन, तो इट बिकम P एंड नॉट Q। तो कोई भी इम्प्लीकेशन और उसका नेगेटिव इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो इफ द इम्प्लीकेशन इज ट्रू then its negation must be false, means its negation must leads to contradiction। तो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट थी जिसको आपने प्रूव करना था और आपने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं जी मैं इसको नहीं मानता, सपोज इसका अपोजिट ट्रू है और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, तो इसका मतलब कि आपकी ये सपोजिशन रॉन्ग थी, ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू थी। यही काम आपने करना होता है इसके अंदर। So to prove an implication P implies Q by contradiction method, we suppose that the condition P and the negation of the conclusion, ठीक है, that is P and not Q, it's true and ultimately arrive at a contradiction। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी दिन भी हो और रात भी हो, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो ठीक है, इसके अंदर हम करते क्या हैं, सबसे पहले सपोज द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज फॉल्स, कि भाई जिस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाह रहे हो भाई मानता ही नहीं उसको, वो है ही गलत। अच्छा जी ठीक है, गलत है, ठीक है जी। अच्छा लेकिन जो मैंने सपोज किया है ये भी गलत है, यानी मैंने तो कहा कि भाई मैं स्टेटमेंट को मानता ही नहीं, मेरे ख्याल में तो इसका उलट दुरुस्त है, और वो उसका उलट भी गलत है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेटमेंट गलत हो और उसका उलट भी गलत हो। भाई एक स्टेटमेंट सही होगी उसका उलट गलत होगा, एक स्टेटमेंट गलत होगी उसका उलट सही हो सकता है। लेकिन एक स्टेटमेंट को मैं गलत साबित करूं और फिर उसके उलट को भी गलत साबित कर दूं, तो इसका मतलब कि बात कुछ बनी नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट ठीक थी, जिसको मैंने खाम में गलत जो है वो गर्दाना था, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सपोज एक थ्योरम है, थ्योरम ना समझे, एक कंजक्चर ही है कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी कंजक्चर नहीं, थ्योरम ही है कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि भाई कोई इंटीजर ऐसा नहीं जो सबसे बड़ा इंटीजर हो और उससे बड़ा कोई इंटीजर हो ना सके। तो हमने कहा नहीं, मैं मानता ही नहीं इस बात को, मैं तो कहता हूँ एक बड़ा इंटीजर है, बहुत बड़ा इंटीजर है, उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल एन, स्मॉल एन भी नहीं, इससे बड़ा इंटीजर ही कोई नहीं, सबसे बड़ा इंटीजर है, ठीक है। जितने भी इंटीजर हैं वो सब इससे छोटे हैं या इसके बराबर हैं, इससे बड़ा इंटीजर कोई नहीं है। मैंने तो थ्योरम की स्टेटमेंट कोई गलत करार दे दिया, भाई देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये थ्योरम कह रहा है, मैं कहता हूँ नहीं देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं मानते नहीं है बात, आई कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। मैं इसके नेगेटिव को दुरुस्त मानता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है तो आप उस जो बड़ा सा नंबर जो है आप उसको क्या नाम देना चाहते हो, कहा जी कैपिटल एन, तो जी बहुत अच्छी बात है। अगर उस कैपिटल एन में मैं 1 ऐड करूं और मेरे पास एक नंबर बन जाए एम, क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन में ये है कि इंटीजर के साथ अगर आप कोई 1 ऐड करें तो तब भी आपके पास एक इंटीजर ही आएगा, ये इंटीजर की डेफिनेशन है, उसके बगैर आप किसी को इंटीजर गर्दान ही नहीं सकते। सो दिस कैपिटल एन प्लस 1 इज सपोज से इट इज कैपिटल एम, ठीक है। नाउ m इज आल्सो एन इंटीजर बिकॉज इट इज सम ऑफ इंटीजर्स, और दिस m इज ग्रेटर देन n, क्यों m इज इक्वल टू n प्लस 1। तो फंस गया मैं तो, क्यों, क्योंकि मैंने तो पहले खुद कहा था नहीं जी एक इंटीजर ऐसा है जो सबसे बड़ा इंटीजर है, उससे बड़ा कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अगर ये बात है तो इतना तो पता ना, एक इंटीजर में 1 प्लस करें तो तब भी इंटीजर ही आता, नहीं तो उसको इंटीजर ही नहीं मान सकते। तो अगर आप n को इंटीजर मान रहे हैं तो इसमें अगर 1 प्लस करूं तब भी एक इंटीजर आना चाहिए जो m होगा, नहीं तो आप इस n को इंटीजर ही नहीं मान सकते हो। हाँ ये बात तो है। तो वो m जब इससे मैग्नीट्यूड में एक वैल्यू बड़ा है तो इसका मतलब वो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर से भी बड़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब कि आप अपनी बात को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, पहले आप कह रहे थे उससे बड़ा इंटीजर कोई नहीं और अभी आप फंस गए, अभी तो उससे बड़ा आपको एक और इंटीजर मिल गया कैपिटल एम। इसका मतलब कि भाई मैं गलत था भाई, सॉरी, मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर गया अपनी बात से, क्योंकि मैंने पहले कहा कि नहीं उससे बड़ा इंटीजर नहीं है और बाद में इंटीजर की डेफिनेशन ने मुझे फोर्स किया ये मानने पे कि नहीं उससे बड़ा एक इंटीजर हो। तो इसका मतलब मेरी सपोजिशन गलत थी, भाई कोई बड़ा इंटीजर नहीं होता भाई, क्योंकि जो भी बड़ा इंटीजर होगा उसमें 1 प्लस करेंगे तो एक उससे भी बड़ा इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात गलत थी। तो आसान सा तक इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें, ठीक है। अगली
एग्जाम्पल देख लें, ये 3-4 ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं है, कि गिव अ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन फॉर द स्टेटमेंट इफ n स्क्वेयर इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, इफ n स्क्वेयर इज इवन देन n इज एन इवन, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको कर रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्ट, भाई मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं से भाई। वो कह रहा है कि n स्क्वेयर अगर इवन है तो n भी इवन होगा। मैंने कहा जी अगर n स्क्वेयर इवन है ना तो n ऑड होगा, बस। अगर n स्क्वेयर इवन है तो n इवन नहीं है, n ऑड होगा। मैंने ओरिजिनल स्टेटमेंट बदल दी, भाई मैं आपकी बात मानता ही नहीं। मैंने कहा जी चलो ठीक है, देख लेते हैं कब तक अपनी बात पे कायम रहोगे। तो हमने कहा जी ठीक है, n ऑड है ना, ठीक है, तो n कोई भी ऑड नंबर है 2k + 1, इसका स्क्वायर ले लो। इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 4k² + 4k + 1। तो इसमें एक ख़ास हद तक तो मैं 2 कॉमन ले सका, 1 से कॉमन मैं नहीं ले सका। तो चूँकि ये एक इवन नंबर के साथ 1 प्लस करने ये एक ऑड आ गया है, और मेरी स्टेटमेंट ये थी कॉन्ट्रडिक्शन के बाद कि अगर n ऑड है तो n स्क्वायर यानी n स्क्वायर इवन होगा तो n ऑड होगा। हालांकि अगर n ऑड है तो n स्क्वायर भी ऑड ही हो रहा है, तो इसका मतलब कि मैंने जो बात कही थी कि नहीं n स्क्वायर इवन है वो गलत है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट को मुझे दुरुस्त मानना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने सपोज़ की थी वैल्यू, जो कंडीशन सपोज़ की थी वो गलत हो गई, वो खुद ही मेरे अपने कैलकुलेशन से गलत हो गई, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतनी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बड़े मज़े की चीज़ें इसमें, अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं तो ये एक गेम की तरह आपको लगता है, पजल की तरह लगता है ये, ठीक है। तो प्रूव दैट इफ़ n इज़ एन इंटीजर एंड n³ + 5 इज़ ऑड देन n इज़ इवन। तो आपने कहा जी मैं मानता ही नहीं पहले तो, ठीक है, कि n³ + 5 अगर ऑड है तो मैं n को भी ऑड मानता हूँ, मैं n को इवन नहीं मानता हूँ। मैं वो उस कंडीशन का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको जो है ना मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको नहीं मानता, मेरी एक अपनी राय है जिसके ऊपर मैं कायम हूँ। देखता हूँ कब तक कायम रहता हूँ। अगर कायम रह गया तो ठीक, थ्योरम गलत। अगर कायम ना रह सका, मुझे अपनी इसी बात को जुटलाना पड़ा, तो इसका मतलब आपकी बात ठीक थी, मैं गलत था उसमें, ठीक है। तो हम देखें, सिर्फ हमने कहा कि जी n³ + 5 ऑड है और थ्योरम कह रहा है कि n इवन है। हमने कहा नहीं n भी ऑड है, तो हमने कहा ठीक है n कोई भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर n कोई भी ऑड नंबर है तो n स्क्वायर भी ऑड होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है 2 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑड आता है, तो n स्क्वायर भी ऑड होगा। हमने कहा जी बिल्कुल ऑड होगा। अच्छा n³ भी ऑड होना चाहिए फिर, क्योंकि n³ = n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n, और n स्क्वायर भी ऑड है, n भी ऑड है, और 2n यानी 2 ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑड आएगा तो n³ ऑड होगा। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल ऑड होगा, सही हो गया, ठीक है जी। अच्छा अगर n³ हमारे पास ऑड है और 5 भी हमें पता है ऑड है, तो 2 ऑड नंबर्स को अगर हम जमा करेंगे तो आंसर हमारे पास इवन आता है। हाँ नहीं बिल्कुल आता, तो इवन ही आता है। लेकिन आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट तो ये है कि n³ + 5 ऑड है, तो अब क्या करेंगे? ओह गलती हो गई, माफ़ कर दो भाई, ठीक है, मेरी सपोजिशन रॉन्ग थी, ठीक है। इसको आप कई अंदाज से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ भी इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप असल बात से मुकर जाते हो, जिस चीज़ को प्रूव करने के लिए कहा गया। आप बड़े अलामा फहामा बन जाते हो, भाई मैं नहीं मानता हूँ इसको। अच्छा आप नहीं मानते हो? नहीं जी मैं नहीं मानता इसको। अच्छा ठीक है, तो फिर आप क्या मानते हो? जी मैं इसका उलट मानता हूँ। ठीक है, अगर आप इसका उलट मानते हैं तो उसकी बेस पे आपको ये भी मानना पड़ेगा, हाँ ये भी मानना पड़ेगा, अच्छा ये भी मानना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ ऐसी है। अच्छा नहीं ऐसी तो नहीं है, तो आप तो यही कह रहे हो। ओहो यार मैं तो गलत था। उसका मतलब वो आप जो कह रहे थे वो सही था, मैं गलत था। ये है सारा प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की गेम, ठीक है। तो अगर इस गेम को आप समझ गए तो ये क्वेश्चन ज़रा बराबर मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। आज की आखिरी एग्जाम्पल और एंड ऑफ द लेक्चर।
Prove by contradiction method the statement if n and m are odd integers then n plus m is an even integer, यानी कि दो ऑड इंटीजर्स का सम इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो आपने कहा जी मैं नहीं मानता कि दो ऑड इंटीजर्स का सम एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो सपोज n and m are odd and n plus m is not even, that is odd। आपने बात ही बदल दी उसकी। आपने कहा जी दो ऑड नंबर का सम मैं मानता हूं कि इवन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में लिखा था, लेकिन हमने कहा कि जी हम नहीं मानते, हम कहते हैं दो ऑड नंबर का सम भी जो है वो ऑड ही है। तो हमने कहा ठीक है जी, ये भी देख लेते हैं। एक ऑड नंबर फॉर एग्जांपल 2p+1, दूसरा 2q+1। ठीक है, तो दोनों को जमा करके देख लें। ठीक है, दोनों से इन सब में देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो इसका मतलब 2 इज़ अ फैक्टर, तो दिस इज़ इवन। तो आप तो कह रहे थे ऑड आएगा, ये तो इवन आ गया। ओ अच्छा, चलो ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ भाई, गलती हो गई मुझसे। बस बात ख़त्म। कॉन्ट्राडिक्टिंग द एग्जम्पशन दैट m plus n इज़ ऑड बिकॉज इट इज़ नॉट ऑड, इट इज़ इवन। तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ, दैट इज़ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ आपकी रिवीजन है। और आज मैंने तीनों ये इसलिए कवर किए हैं, थोड़ा सा लेक्चर की डेंसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा जो है पिछले लेक्चर्स यानी पिछले कोर्सेज ही की रिवीजन है जो आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं आज के लेक्चर से आगे नहीं लेके जाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा जो है डेंसिटी ज़्यादा भी हो जाएगी इसकी आज शायद। लेकिन कोई मसला नहीं, चूँकि मैं इसमें कोई आपको क्लास टास्क या कोई असाइनमेंट या कोई क्विज़ नहीं दिया, तो आप इसको दूसरी दफ़ा सुनिए, लेक्चर को तीसरी दफ़ा सुनिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें वाज़े हो जाएं। जब तक वाज़े ना हो इसको छोड़िए मत। ठीक है, और इसको डिस्कस करते रहिए, कम से कम 3 दफ़ा तो इसको उस जगह पे सुनिए जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, और जितनी एग्जांपल थी इनको एक दफ़ा पे खुद से सॉल्व करें। ठीक है, गो कि मैंने आपको कोई क्लास टास्क नहीं दी, गो कि मैंने आपको कोई असाइनमेंट नहीं दी, गो कि मैंने आपको कोई क्विज़ नहीं दिया, लेकिन आइंदा के लेक्चर में इसके ऊपर क्विज़ या क्लास टास्क हो सकेंगे। इसलिए ये जितनी एग्जाम्पल्स कम से कम आज के लेक्चर में गुजरी, और काफ़ी गुजरी हैं, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। आर्गूमेंट्स के हवाले से भी, ठीक है ना, वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट्स के हवाले से, रूल ऑफ इन्फरेंसेस के हवाले से भी, ठीक है, और इसके हवाले से भी, ये प्रूफ के हवाले से भी। प्रूफ की तीनों किस्में, असल में 2 किस्में, फिर दूसरी किस्म मज़ीद 2 किस्मों में स्प्लिट हो जाती है, तो टोटल 3 किस्में हो गई। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट के अंदर 2, प्रूफ बाय काउंटर पॉजिटिव और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से देखिए, इनको खूब पक्का कर लीजिए, ताकि ये प्रूफ में दोबारा हमें इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।